नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, आपका इस सत्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की संसद ने नया निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 पास कर दिया है और इस निःशक्त जन कानून के पास होने के अपने वृहत मायने हैं और दिव्यांगजनों के लिए समस्त सेवाओं पे इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। ये एक तरह से भारत में पुनर्वास के क्षेत्र में एक नया आयाम देगा। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। आइए जानें कि इस कानून की विशेषताएं क्या हैं। इस कानून की विशेषताओं तक जाने से पहले हम एक बार एक नज़र डाल लें भारत में दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कौन कौन से कानून बने थे, ताकि हम ये मूल्यांकन कर सकें कि जो कानून बनाया गया है निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 या राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 ये कितना महत्वपूर्ण है और इससे कितने परिवर्तन भविष्य में आ सकते हैं। भारत में दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए सबसे पहला कानून जो आया था वो 1912 में इंडियन लुनासी एक्ट आया था। इंडियन लुनासी एक्ट अंग्रेज़ों के समय का कानून है और उस कानून में उस दौरान न तो इतने विकास हुए थे इस एरिया में और न ही विज्ञान और तकनीक का इतना विकास हुआ था, इसलिए इंडियन लुनासी एक्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं जो पुनर्वास के लिए प्रभावी हो। बाद में 1912 के बाद एक लंबे गैप के बाद स्वतंत्र भारत में सबसे पहला जो कानून आया वो मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 था। मेंटल हेल्थ एक्ट मुख्यतः मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ था और मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ होने के कारण उसने मेंटल रिटार्डेशन जैसे डिसेबिलिटीज़ को भी उससे एक्सक्लूड करके रखा। ये वस्तुतः विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास का कानून न होकर के ये मानसिक स्वास्थ्य कानून था, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के पहलू को स्पर्श करता है, मानसिक स्वास्थ्य के पहलू को देखता है। इसके बाद 1992 में रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय पुनर्वास परिषद एक्ट आया, जो मुख्यतः पुनर्वास व्यवसायियों के प्रशिक्षण से डील करता है। पुनर्वास व्यवसायियों के प्रशिक्षण की बात और उससे संबंधित नियम कायदे बनाता है और इस रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के कारण ही भारतीय पुनर्वास परिषद अस्तित्व में आया, जो सभी पुनर्वास कार्मिकों का रजिस्ट्रेशन करता है और पुनर्वास कार्मिकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता के मानक तय करता है। इसके बाद जो व्यापक कानून आया 1995 में वो था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। इसका पूरा नाम था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1995। जब ये कानून आया तो इसने बहुत सारी चीज़ें अपने आप में समाहित की और भारत में अक्षमता युक्त व्यक्तियों के पुनर्वास में एक क्रांति सी ला दी। 1995 का यह कानून जो है 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ को कवर करता है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद 1999 में मल्टीपल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म जैसे अक्षमताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल ट्रस्ट एक्ट पास किया, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। और आज की तारीख में 1995 के बाद लगभग 21 सालों के बाद वर्तमान सरकार ने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 पास किया है। आइए देखें कि 1995 के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट और वर्तमान राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में क्या अंतर है और क्या परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें तो निःशक्त जन कानून 1995 जो था उसमें मात्र 7 प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया था। वे 7 प्रकार हैं: दृष्टिबाधिता, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधिता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति और अस्थि विकलांगता। मात्र ये 7 प्रकार की अक्षमताएं जो हैं वो निःशक्त जन कानून 1995 में शामिल की गई थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर इसके संदर्भ में हम विचार करें तो वर्तमान निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 जो है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ये
21 प्रकार की अक्षमताओं को कवर करता है। इसमें 21 प्रकार की अक्षमताओं का विवरण दिया गया है, जिनमें वो पिछले 7 तो हैं ही, उसके अलावा 14 नई अक्षमताएं शामिल की गई हैं। उन 14 नई अक्षमताओं में ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार हैं, सेरेब्रल पाल्सी है, ड्वार्फिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, विशिष्ट अधिगम अक्षमता है, वाणी एवं भाषा अक्षमता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल डिजीज है, बहुविकलांगता है, एसिड अटैक विक्टिम और पार्किंसन डिजीज है। इस प्रकार कुल मिलाकर पिछली 7 और ये 14 मिलाकर के 21 प्रकार की अक्षमताओं को नए कानून 2016 में समाहित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले कानून की अपेक्षा ये काफ़ी दूरदृष्टि का और काफ़ी व्यापक कानून है, नया निःशक्त जन अधिकार कानून 2016। इसमें कुछ चीज़ें पहली बार इंक्लूड की गई हैं, जैसे एसिड अटैक प्रभावित व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है अक्षमता की कैटेगरी में। 3 प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर्स को शामिल किया गया है। वो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज, जो सारे के सारे ब्लड रिलेटेड डिजीज हैं। उसके अलावा गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को अलग रखा गया है, जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। वाणी एवं भाषा दोष भी सबसे पहले इसी कानून में आया है सामने। इससे पहले जो 1995 का निःशक्त जन कानून था, उसमें वाणी एवं भाषा विकार को नहीं रखा गया था। विशिष्ट अधिगम अक्षमता भी निःशक्त जन कानून 1995 का पार्ट नहीं थी। तो देखने से ये पता चलता है कि कहाँ 1995 में हमारे पास 7 प्रकार की अक्षमताओं का वर्णन किया गया था कानून में, वो लगभग 3 गुनी हो चुकी हैं और 21 प्रकार की अक्षमताओं को कवर किया गया है नए निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 में, जो इसकी व्यापकता को दर्शाता है और इसका दूरदृष्टि को दर्शाता है। आइए एक नज़र डालें कि नए विकलांग जन अधिकार कानून 2016 के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। जैसा कि हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि इसमें समाहित निःशक्तता 7 से बढ़कर 21 कर दी गई है। इसके साथ ही एक जो बड़ा परिवर्तन किया गया है इस कानून में, वो ये है कि किसी भी नई निःशक्तता को आने वाले समय में नोटिफाई करने के लिए सरकार को अधिकृत कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में अगर कोई नई निःशक्तता सामने आती है जिसको इस कानून में समाहित नहीं किया गया है, तो तत्कालीन सरकार जो है एक नोटिफिकेशन के जरिए उस नई निःशक्तता को भी इसमें समाहित कर सकती है। इसके अलावा जो इसमें प्रावधान है उसमें 6 से 18 वर्ष तक के सभी निःशक्त बालकों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशक्त जन कानून 1995 में सरकारी नौकरियों में विकलांग लोगों को कुल 3% का आरक्षण था, जिसे बढ़ाकर अब 4% कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में आज की तारीख में ये कानून लागू होने के बाद विकलांग व्यक्तियों को 4% का आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा समस्त सरकारी एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सभी सार्वजनिक भवन तय सीमा के अंदर निःशक्त जन के लिए सुगम्य अर्थात एक्सेसिबल किया जाना सुनिश्चित करने का प्रावधान है। निःशक्त जन के अभिभावक के निर्णय में निःशक्त जन की सहभागिता, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है नए निःशक्त जन अधिकार कानून का। निःशक्त जन के अभिभावक का निर्णय जब करना होगा, कई बार निःशक्त बालकों को, खास करके मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता वाले बालकों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, या ऑटिज्म के बालकों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है कि माँ बाप उनके अभिभावक तय करते हैं। तो ख़ास बात यह है कि इस कानून में जब भी उनके अभिभावक से संबंधित, कानूनी अभिभावक से संबंधित, लीगल गार्जियन से संबंधित निर्णय लिया जाएगा, तो उसमें उस निःशक्त जन की भी सहभागिता सुनिश्चित की गई है। साथ ही अन्य प्रावधानों में केंद्र स्तर पर मुख्य निःशक्त जन आयुक्त के साथ 2 आयुक्त और 11 सदस्यों की सलाहकार समिति का प्रावधान किया गया है। निःशक्त जनों की सहायता हेतु केंद्र स्तरीय एवं राज्य स्तरीय फंड का निर्माण करने का प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक जिले में निःशक्त जन अधिकार हनन की सुनवाई के लिए अलग न्यायालय की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक 5 साल में स्कूल जाने वाले बालकों में निःशक्तता की पहचान के लिए सर्वे का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें निःशक्त जन अधिकार कानून 2016, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जो कि 21 साल के लंबे गैप के बाद भारत सरकार ने
संशोधित किया है या पास किया है। इस कानून से आने वाले समय में बहुत उम्मीदें हैं और इस कानून के लागू होने से भारत में निश्चित रूप से विकलांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, इसकी आशा की जा सकती है। धन्यवाद।